हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 4 अगस्त 2020 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपनी मोटिवेशनल लाइन को देख लेते हैं। मेहनत, हिम्मत और लगन हर सपने को साकार करती है। जितनी आप मेहनत करेंगे, जितना उसके लिए दृढ़ इच्छा रखेंगे और जितनी लगन से किसी चीज़ को पाने की आप तैयारी करेंगे तो निश्चित तौर पर सफलता या वो वस्तु आपको जरूर मिलेगी। इसलिए निरंतर प्रयास करते रहिए, सफलता का कोई विकल्प नहीं होता। चलिए न्यूज़पेपर को शुरू करते हैं। सबसे पहले नेशनल न्यूज़, 2 नेशनल न्यूज़ है हमारे लिए। पहला है कि जिम में एक्सरसाइज से पहले जांचना होगा ऑक्सीजन का स्तर, और दूसरा है चीन के जवाब में उत्तरी लद्दाख में भारत ने भी अपने सैनिक बढ़ाए। पहली न्यूज़ से देखते हैं। अनलॉक 3 के तहत 5 अगस्त से खुलने जा रहे जिम और योग संस्थानों के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, जिनका उन्हें पालन करना होगा। दिशा निर्देशों के मुताबिक सिर्फ बिना लक्षण वाले लोगों को ही प्रवेश की अनुमति होगी। शारीरिक दूरी का पालन करना होगा। जहां तक संभव हो एक्सरसाइज करते वक्त फेस शील्ड पहनना होगा और जिम में उपकरणों का इस्तेमाल करने से पहले ऑक्सीजन के स्तर की जांच करनी होगी। गाइडलाइंस के मुताबिक कंटेनमेंट जोन में स्थित सभी योगा संस्थान और जिम बंद रहेंगे। सिर्फ इन जोन के बाहर स्थित जिम और योग संस्थानों को खोलने की अनुमति होगी। स्पा, सौना और स्टीम बाथ तथा स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। गाइडलाइन में उपकरणों को रखने समेत परिसर की रिडिजाइनिंग करने के बारे में भी बताया गया है। योग संस्थानों और जिम को प्रति व्यक्ति 4 वर्ग मीटर स्थान के अनुसार योजना बनाने के लिए कहा गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है, चीन के जवाब में उत्तरी लद्दाख में भारत ने भी अपने सैनिक बढ़ाए। उत्तरी लद्दाख में दौलत बेग ओल्डी यानी डीबीओ और डेप्सोंग के मैदानी क्षेत्र में चीन के 17,000 से अधिक सैनिक और बख्तरबंद वाहनों की तैनाती के जवाब में भारत ने भी अपने 15,000 सैनिक और टैंक रेजिमेंट मोर्चे पर लगा दिए हैं। रविवार को कोर कमांडर स्तर की 5वें दौर की बातचीत में भी भारत ने चीन को सख्त संदेश दिया और क्षेत्रीय अखंडता के साथ किसी तरह का समझौता नहीं होगा और उसे पूर्वी लद्दाख के पैंगोंग, सो और टकराव वाले सभी क्षेत्र से अपने सैनिकों को हटाना ही होगा। रक्षा सूत्र के अनुसार चीनी सेना की किसी भी हरकत का जवाब देने के लिए अपने डीबीओ और डेप्सोंग के समतल क्षेत्र में T-19 टैंक रेजिमेंट सहित जवानों की भारी तैनाती की है। सूत्रों के अनुसार भारत ने काराकोरम दर्रे के पास से लेकर डेप्सोंग के मैदानों के पास पेट्रोलिंग पॉइंट 1 तक अपने सैनिकों की तैनाती बढ़ाई है। अप्रैल मई के बाद से चीन ने इस क्षेत्र में 17,000 से अधिक अपने सैनिक तैनात किए हैं। ये सैनिक पेट्रोलिंग पॉइंट 10 से लेकर PP-13 तक भारतीय सैनिकों की गश्त में व्यवधान डाल रहे हैं। जवाबी तौर पर भारत ने यहाँ बख्तरबंद गाड़ियों की तैनाती इस तरह की है कि यदि चीनी सैनिक कोई गड़बड़ी करना चाहें तो आसानी से कामयाब ना हो सकें। ये नेशनल पेज की 2 न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा इंटरनेशनल पेज। इंटरनेशनल पेज में भी 2 न्यूज़ है हमारे लिए। पहली न्यूज़ है टिकटॉक अधिग्रहण के लिए माइक्रोसॉफ्ट के पास यहाँ पर होगा 45 दिन। और दूसरी न्यूज़ है कोरोना, यहाँ पर कोरोना की अचूक दवा कभी संभव नहीं, ये बोला है WHO ने। काफ़ी निराश करने वाली न्यूज़ है ये। पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। चीनी ऐप टिकटॉक के मसले पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्यम नडेला के बीच रविवार को चर्चा हुई। इसके बाद इस दिग्गज अमेरिकी टेक कंपनी ने साफ कर दिया कि वह इस ऐप को खरीदने के लिए बातचीत जारी रखेगी। इस मामले से जुड़े 3 लोगों के हवाले से समाचार एजेंसी रॉयटर ने बताया कि ट्रंप ने टिकटॉक को अधिग्रहण करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट को 45 दिन की मोहलत दी है। कंपनी ने भी 15 सितंबर तक बातचीत पूरी कर लेने की उम्मीद जताई है। यह घोषणा ऐसे समय की गई है जब ट्रंप टिकटॉक के चीन से जुड़ाव के चलते राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर कई बार चिंता जाहिर कर चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने गत शुक्रवार को भी यह कहा था कि वह इस ऐप को अमेरिका में प्रतिबंधित करने वाले हैं। नेक्स्ट है कि कोरोना की अचूक दवा कभी संभव नहीं। WHO ने सोमवार को आगाह किया कि वैक्सीन की प्रबल उम्मीद के बावजूद कोरोना वायरस के लिए अचूक दवा कभी संभव नहीं हो सकती है। यह भी कहा कि हालात सामान्य होने में लंबा वक्त लगेगा। राइटर के डाटा के अनुसार
कोरोना पीड़ितों का वैश्विक आंकड़ा 1,82,00,000 से ज़्यादा हो गया है और अब तक 6,93,000 से अधिक की मौत हो गई है। WHO के निदेशक टेड्रोस एधनोम घेब्रेयेसस ने जिनेवा स्थित मुख्यालय में एक वर्चुअल ब्रीफिंग में कहा, सरकारों और लोगों के लिए यह साफ संदेश है कि बचाव के लिए सब कुछ करें। संयुक्त राष्ट्र की इस स्वास्थ्य संस्था के प्रमुख ने कहा कि कई वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल के तीसरे चरण में है और हम सभी को उम्मीद है कि इनमें से कई प्रभावी होंगी, जिससे संक्रमण की रोकथाम में लोगों को मदद मिल सकती है। हालांकि फिलहाल कोई अचूक दवा नहीं है और ऐसा हो भी नहीं सकता। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में भी दो न्यूज़ हैं हमारे लिए। पहली न्यूज़ है खाड़ी देशों पर ऊर्जा निर्भरता घटाने की कवायद, और दूसरी न्यूज़ है जनधन खाते में जमा हुए 1.25 करोड़ से ज़्यादा। पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। अपनी ऊर्जा जरूरतों की पूर्ति के लिए इस वक्त मुख्य रूप से खाड़ी देशों पर निर्भर भारत अब अमेरिका के बाद रूस और अन्य देशों का रुख करेगा। पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस सचिव तरुण कपूर ने दैनिक जागरण को बताया कि ऊर्जा बाजार में भारी उथल पुथल के बीच भारतीय कंपनियां कई देशों में तेल व गैस ब्लॉक खरीदने की तैयारी में है। कोविड-19 ने वैश्विक कूटनीतिक व इकोनॉमी में कई तरह के बदलाव की शुरुआत की है। नए माहौल में भारत भी अपनी ऊर्जा नीति में एक अहम बदलाव कर रहा है कि वह अब तेल व गैस के लिए सिर्फ खाड़ी देशों पर निर्भर नहीं रहना चाहता है। कपूर के मुताबिक अमेरिका के साथ 2 वर्षों में ऊर्जा खरीद काफ़ी बढ़ गई है और वह भारत को तेल व गैस आपूर्ति करने वाला विश्वसनीय साझेदार देश बनने की राह पर है। उन्होंने कहा, भारत का अपना राजनीतिक भंडार भर चुका है। हम अमेरिका के विशाल रणनीतिक भंडार के तेल खरीद कर रखना चाहते हैं ताकि भविष्य में आपातकाल में या क्रूड के महंगा होने की स्थिति में इसका इस्तेमाल कर सकें। इस वर्ष फरवरी में क्रूड की अंतर्राष्ट्रीय कीमत में भारी गिरावट होने के बाद भारत ने अपने रणनीतिक भंडार भर लिए हैं। कुछ दिन पहले ही भारत व अमेरिका के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर हुआ, जिसके मुताबिक अमेरिकी रणनीतिक भंडार के इस्तेमाल का रास्ता आगे खुल सकता है। नेक्स्ट है कि जनधन खाते में जमा हुए 1.25 करोड़ से ज़्यादा। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत बैंक खातों में जमा रकम 1.30 लाख करोड़ रुपए से अधिक पर पहुंच गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने वित्तीय समावेशन कार्यक्रम के तहत इस योजना की शुरुआत 6 साल पहले की थी। नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक अब तक 40.05 करोड़ लोगों ने जनधन खाते खुलवाए हैं। वित्त मंत्रालय के तहत वित्तीय सेवा विभाग ने इस ट्वीट में कहा कि दुनिया के सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन कार्यक्रम PMJDY के तहत सरकार ने एक और अहम पड़ाव हासिल किया है। इस योजना के तहत कुल खातों की संख्या 40 करोड़ के पार पहुंच गई है। जनधन खातों की यह संख्या इस योजना के शुरू होने की 6ठी वर्षगांठ से पहले हासिल कर ली गई है। योजना का शुभारंभ 28 अगस्त 2014 को किया गया था। PMJDY योजना का मकसद हर वयस्क को एक बुनियादी बचत बैंक खाता, जरूरत के मुताबिक कर्ज लेने की सुविधा और बीमा और पेंशन की सुविधा मुहैया कराना है। जनधन बैंक खाते के जरिए गरीबों को सरकारी लाभ मुहैया कराया जा रहा है। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में हर बार की तरह 3 आर्टिकल हैं। पहला आर्टिकल है कभी हार ना मानने का संकल्प। 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन जन जन की धर्मनिष्ठा व सम्मान और साथ ही ऐतिहासिक अपमान का प्रतिकार भी है। इसी पर लिखा गया है आर्टिकल, और यह आर्टिकल लिखा है इंडिक अकादमी के सदस्य एवं स्तंभकार विकास सारस्वत द्वारा। दूसरा है कि राम और रोटी की सेतु मोदी सरकार। सामाजिक सरोकार के जिन मापदंडों को भगवान राम ने स्थापित किया, उन्हें ही मोदी सरकार अब आगे बढ़ा रही है। और एक ये पूरी तरीके से पॉलिटिकल आर्टिकल है और ये लिखा गया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य द्वारा। तीसरा आर्टिकल है जम्मू कश्मीर के हालात। अलगाववादियों द्वारा अनुच्छेद 370 का विरोध जो किया जा रहा है हटाए जाने का, उस पर लिखा गया है ये आर्टिकल। पहले आर्टिकल से शुरू करते हैं। कभी हार ना मानने का संकल्प। सभ्यताओं एवं साम्राज्यों ने सदा से ही अपनी श्रेष्ठता और उत्कृष्ट का प्रदर्शन स्थापत्य और वास्तुकला के माध्यम से किया है।
इस स्थापत्य में न सिर्फ विशिष्ट शैलियों को जन्म दिया बल्कि अपने जातीय संस्कार, धार्मिक कल्पनाओं और जीवन दर्शन को मूर्त रूप देकर भावी पीढ़ियों के अवलोकन तथा समीक्षा के लिए ठोस विरासत भी दी है। इस प्रयास ने हमारे लिए किले, परकोट, शहर, महल, रंगमंच और मंदिरों आदि के रूप में यूनान से लेकर चीन तक और पेरू से लेकर भारत तक ऐसी विरासत छोड़ी जिस पर समस्त मानवता गर्व कर सकती है। परंतु इसी बीच पश्चिमी एशिया से कुछ ऐसी सभ्यताओं का भी उदय हुआ जिनमें सृजन की जगह विध्वंस हावी रहा। अरब के मरुस्थल और कठोर जीवन से निकली इन सभ्यताओं में न तो स्थापित मानव मूल्यों का महत्व था और न ही दूसरी सभ्यताओं की धार्मिक महानताओं का। उनके लिए मंदिरों को तोड़कर उनके स्थान पर अपने धर्मस्थल बना लेना पूर्ण विजय एवं मजहबी श्रेष्ठता का प्रतीक बन गया। कई बार वृद्धमियों के पूजा स्थलों में मामूली परिवर्तन करके उन्हें कब्जे में लिया गया। चाहे वो तुर्की, पाकिस्तानी या मलेशिया की आक्रामकता हो या यूरोप में पहुंचे शरणार्थियों की सीरियों की जिद, किसी प्रभावशाली चुनौती के अभाव में यह विस्तारवाद निरंतर और निरंकुश रूप से जारी है। वह यूरोप जो कभी इस्लामिक विस्तारवाद का प्रतिस्पर्धी था, आज थक चुका है। सामरिक या बौद्धिक किसी भी प्रकार के मुकाबले के लिए अब उसकी हिम्मत टूट चुकी है। यहाँ तक कि यूरोपीय समेत पूरे पाश्चात्य जगत में इस्लामी अलगाव और चरमपंथ के बचाव ने बड़े उद्योग का रूप ले लिया है। इस परिप्रेक्ष्य में अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण अंतर्राष्ट्रीय महत्व का विषय बन जाता है। प्राचीन सभ्यताओं में भारत ही वह एकमात्र सभ्यता है जिसने विस्तारवादी ताकतों को चुनौती देते हुए अपनी सांस्कृतिक अक्षुण्णता बनाए रखी है। एक बड़ा भूभाग खोने के बावजूद और हजारों मंदिरों के तोड़े जाने के बाद भी समय समय पर तुर्की, ईरानियों, अरबों, डचों और पुर्तगालियों द्वारा कब्जा किए गए पुरस्थल को वापस लेने के लिए भारतीय सभ्यता ने निरंतर संघर्ष किया है। 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन जन जन की धर्मनिष्ठा का सम्मान और ऐतिहासिक अपमान का प्रतिकार भी है। साथ ही सभ्यताओं के दृढ़ में यह विस्तारवाद से कभी हार न मानने का भारतीय संकल्प भी है। इस संकल्प और प्रतिबद्धता के अभाव में दुनिया कहाँ पहुंचेगी, हागिया सोफिया इसकी मिसाल है। अपनी सौम्यता और उदारता पर गर्व करने वाला यूरोप एर्दोगन की करतूत से सकते में है, परंतु उसके समक्ष असहाय सा है। भविष्य की दृष्टि से दोनों स्थापत्यों की तुलना, जहां राम मंदिर को दास्तां से मुक्ति और एक सृजनात्मक सभ्यता के पुनरुत्थान के प्रतीक के रूप में याद रखेगी, वहीं हागिया सोफिया लूटपाट, छीना झपटी और परधर्मियों के प्रति इस्लामिक असहिष्णुता की एक और मिसाल बनकर रह जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। राम और रोटी की सेतु मोदी सरकार। अयोध्या में राम मंदिर और निर्माण के भूमि पूजन के साथ ही उस घड़ी का भी अंत हो गया जिसका सदियों से इंतजार था। इस अयोध्या के लिए समस्त तीर्थों का जल और मिट्टी श्री अयोध्या धाम पहुंचाई जा रही है ताकि अयोध्या जी के दर्शन मात्र से सभी तीर्थ स्थलों के दर्शन का पुण्य लाभ प्राप्त हो सके। अयोध्या का मतलब है जिसे जीता ना जा सके। राम जन्मभूमि आंदोलन और अब राम मंदिर निर्माण की शुरुआत से यह सिद्ध भी हो रहा है। यह भूमि पूजन प्रतीक भर नहीं है, यह राष्ट्रीय चेतना को भी उस अधिष्ठान की बैठाने का क्षण है जिसके लिए देश व्याकुल है। भगवान राम के आशीर्वाद से राम मंदिर के भूमि पूजन का अवसर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला है, जो शिव की नगरी काशी के प्रतिनिधि हैं। राम का चरित्र सदा प्रासंगिक है, कालातीत है। सामाजिक सरोकार के जिन मापदंडों को भगवान राम ने स्थापित किया उन्हें ही मोदी सरकार आगे बढ़ा रही है। प्रयागराज कुंभ के दौरान प्रधानमंत्री ने सफाई कर्मचारियों के पैर धोकर उनका जैसा सम्मान किया वह समकालीन राजनीति में नहीं दिखाई पड़ता। वह भावपूर्ण दृश्य भगवान राम और निषाद राज की भेंट की याद दिलाता है। उनकी स्वच्छता मिशन जिसकी खिल्ली उड़ती थी उसे लेकर आज बच्चे बूढ़े सब गंभीर हैं। राम मंदिर भाजपा का दृढ़ संकल्प रहा तो गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाएं उसका मिशन। अंत्योदय यानी समाज की अंतिम कतार में खड़े व्यक्ति की चिंता करना और उसके चेहरे पर मुस्कान लाना मोदी सरकार का धर्म है। गरीबों का कल्याण उसका बीज मंत्र है। इसी कड़ी में वन नेशन वन राशन कार्ड का ऐलान किया गया ताकि कोई भूखा न रहे। गरीबों को ध्यान में रखते हुए ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का विस्तार किया गया।
गरीब कल्याण योजना के तहत 1.70 लाख करोड़ रुपए का बंदोबस्त किया गया। मनरेगा के तहत रोजगार बढ़ाने के लिए 40,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि देने की व्यवस्था की गई। जनधन योजना में महिलाओं के खातों में 500 की 3 किस्तें जमा की जा चुकी हैं। खाद्य प्रसंस्करण के तहत 35,000 करोड़ रुपए के निवेश से 9 लाख कुशल एवं अर्धकुशल रोजगार सृजन का मोटा अनुमान है। स्पष्ट है, राम और रोटी के बीच मोदी सरकार एक सेतु की तरह है। मोदी जी के नेतृत्व पर 130 करोड़ जनता को पूरा भरोसा है, विश्वास है। राम मंदिर का निर्माण होने तक सबके पास अपना मकान होगा और हर एक चूल्हा दोनों वक्त जलेगा, क्योंकि लोगों को राम भी चाहिए और रोटी भी। तीसरे आर्टिकल पर आते हैं। जम्मू कश्मीर के हालात। जम्मू कश्मीर को अन्याय और अलगाववाद के पोषक अनुच्छेद 370 के साथ ही 35A की धड़कन से मुक्त हो जाने का 1 वर्ष हो चुका है। इस अवसर पर न केवल इसका अवलोकन किया जाना चाहिए, बल्कि इस दौरान क्या कुछ हासिल हुआ, बल्कि यह भी देखा जाना चाहिए कि इस नए केंद्र शासित प्रदेश को सुव्यवस्थित करने के लिए और क्या कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। इसका आकलन जम्मू कश्मीर के साथ ही केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए लद्दाख के संदर्भ में भी किया जाना चाहिए। इससे इनकार नहीं है कि बीते 1 साल में इन दोनों केंद्र शासित राज्यों में बहुत कुछ बदला है, लेकिन बीते 3 दशकों में वहां और खासकर जम्मू घाटी के हालात इतने खराब हो गए थे कि उन्हें सुधारने में समय लगेगा। इसका संकेत एक तो छिटपुट आतंकी हमलों से लगता है और दूसरा कई नेताओं की नज़रबंदी कायम रहने से भी। आमतौर पर ये वे नेता हैं जो परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से अलगाववाद की पैरवी करते थे और इस कुविचार को अक्षम कश्मीरियत की आड़ में हवा देते थे। कश्मीरी भारत से सर्वथा अलग कोई ऐसा हिस्सा है जिसका विशिष्ट महत्व है। देश दुनिया को बरगलाने के लिए कश्मीरियत के साथ ही जमहूरियत और इंसानियत का जिक्र तो खूब किया जाता था, लेकिन इसे मुंह चुराया जाता था। आखिर कश्मीरी घाटी के कश्मीरी पंडितों के लिए कोई स्थान क्यों नहीं है और इसका इस्लामिक स्टेट सरीखी जिहाद हरकतें क्यों जारी हैं। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं, स्पोर्ट्स पेज। स्पोर्ट्स पेज में हमारे लिए एक न्यूज़ है और वो न्यूज़ है उम्र का फर्जीवाड़ा करने पर 2 साल का प्रतिबंध। बीसीसीआई कई नियम बदल रहा है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने घरेलू क्रिकेट में उम्र के फर्जीवाड़े को लेकर नई नीति अपनाने का फैसला किया है। नई नीति के मुताबिक अगर पहले से ही रजिस्टर्ड खिलाड़ी अपनी गलती मान लेता है, यानी वह कबूल लेता है कि उसने उम्र संबंधी गड़बड़ी की है, तो वो बच सकता है। इस बात को छिपाने का अगर खिलाड़ी पकड़ा जाता है तो बीसीसीआई उसे 2 साल के प्रतिबंधित करेगा। इस नई नीति के तहत जो खिलाड़ी अपनी फर्जी दस्तावेज जमा कर यह कबूल करता है कि उसने अपनी जन्मस्थिति गलत बताई है, तो उसे प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा और सही आयु बताने पर उसकी वास्तविक उम्र के टूर्नामेंट में खेलने दिया जाएगा। खिलाड़ियों को अपना हस्ताक्षर किया हुआ पत्र दाखिल करना होगा, जिसके साथ उसे 15 सितंबर तक संबंधित विभाग से सत्यापन कराते हुए असली जन्मतिथि के दस्तावेज जमा करने होंगे। तो ये आज का 4 अगस्त 2020 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।